दिल लगाने का अपराध मुंबई, महाराष्ट्र की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मारपीट, चोरी डकैती, अपहरण और फिरौती वसूलने जैसे अपराध करने वाले वैभव को शादीशुदा ज्योत्सना से दिल लगाकर जिंदगी से हाथ क्यों धोना पड़ा। 23 अगस्त की रात के यही कोई 8 बजे महानगर मुंबई के व्यस्ततम थाना डोंगरी के चार्ज रूम में ड्यूटी पर मौजूद महिला सब इंस्पेक्टर गिरिजा मस्के के सामने रोनी सूरत लिए एक चेहरा अपने पूरे परिवार के साथ आकर खड़ा हो गया। गिरिजा मस्के उस चेहरे और उसके परिवार वालों को अच्छी तरह से पहचानती थीं। वह विशाल आचरेकर था, जो आपराधिक प्रवृत्ति के वैभव आचरेकर का बड़ा भाई था। भाई के मामलों में वह अक्सर थाना डोंगरी आता रहता था, इसलिए सब इंस्पेक्टर गिरिजा मस्के उसे और उसके घर वालों को अच्छी तरह से पहचानती थीं। इसी वजह से उन्होंने सीधे पूछा, कहिए क्या बात है, वैभव ने फिर कोई कांड कर दिया क्या? नहीं मैडम, इस बार उसने कोई कांड नहीं किया, बल्कि लगता है वह खुद ही किसी कांड का शिकार हो गया है। विशाल आचरेकर ने भर्राई आवाज में कहा, मैडम 20 अगस्त की सुबह वह घर से निकला था, तब से उसका कुछ अतापता नहीं है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपराध करके कहीं छिपा होगा, 2 से 4 दिनों में अपने आप ही आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर गिरिजा मस्के ने उसकी शिकायत को हल्के में लेते हुए कहा, हो सकता है यारों दोस्तों के साथ कहीं चला गया हो, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। नहीं मैडम, हम लोगों ने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, पूरी तरह निराश होकर ही आपके पास आए हैं। वह कहीं छिपा नहीं, उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई है। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। विशाल और उसके घर वालों की विनती पर सब इंस्पेक्टर गिरिजा मस्के ने वैभव की गुमशुदगी दर्ज कराकर इस बात की जानकारी अपने सीनियर इंस्पेक्टर संदीप दाल को दे दी। इसके बाद उन्होंने विशाल और उसके घर वालों को आश्वासन देकर घर भेज दिया। थाना डोंगरी के सीनियर इंस्पेक्टर संदीप दाल ने तत्काल इस मामले की जानकारी अधिकारियों को देने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी थी। इसके बाद अधिकारियों के दिशानिर्देश पर सीनियर इंस्पेक्टर संदीप दाल ने सहायक इंस्पेक्टर महादेव कदम और अंकुश काटकर के साथ जांच की रूपरेखा तैयार की और फिर उन्हीं को इस मामले की जांच सौंप दी। जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर महादेव कदम और अंकुश काटकर ने एक टीम बनाई, जिसमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर शशिकांत यादव, सब इंस्पेक्टर संतोष कांबले, महिला सब इंस्पेक्टर गिरिजा मस्के, पुलिस नायक सैयद सानुके, कांबले, धारगे, कनकुटे और वोडरे को शामिल किया। इस टीम ने जांच तो तेजी से शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 31 वर्षीय वैभव आचरेकर अपने माता पिता, भाई भाभी और बहनों के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित पोद्दार इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था। पिता का नाम देवीदास आचरेकर था। वैभव डोंगरी के जिस इलाके में रहता था, वह इलाका किसी जमाने में जाने माने कुख्यात तस्कर करीम लाला और हाजी मस्तान का माना जाता था। उस समय पठान भाइयों की इजाजत के बगैर इस इलाके का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। शायद वैभव पर भी इलाके का असर पड़ गया था और वह भी अपराधी प्रवृत्ति का हो गया था। इलाके के सभी छोटे बड़े अपराधियों के बीच उसकी अच्छी पैठ थी। उसके खिलाफ मारपीट, चोरी डकैती और अपहरण फिरौती जैसे कई अपराधों के मामले दर्ज थे, इसलिए थाना डोंगरी पुलिस उसे ही नहीं, उसके घर के हर सदस्य को पहचानती थी। शुरू में वैभव की अपराधी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर पुलिस टीम ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। पुलिस को लगता था कि अपने कारनामों की वजह से कहीं उसे मार न दिया गया हो, लेकिन इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वैभव को गायब हुए 4 महीने बीत गए और उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी लाश भी नहीं मिली कि मान लिया जाता कि उसे मार दिया गया है।
अगर वह कोई अपराध करके भी छिपा होता तो इतने दिनों तक न उसका अपराध छिपा रह सकता था और न वह खुद। जांच टीम वैभव के बारे में जो सोचकर जांच कर रही थी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महादेव कदम ने जांच की दिशा बदल दी। माना जाता है कि लड़ाई झगड़े या हत्या जैसे अपराधों की वजह जमीन और जोरू होती है। यहाँ जमीन का कोई कारण नहीं दिख रहा था, इसलिए उनका ध्यान जोरू की तरफ गया। वैभव जवान, सुंदर और अविवाहित युवक था, इसलिए उन्हें लगा कि कहीं वह किसी जोरू की वजह से तो नहीं गायब कर दिया गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि जिस दिन वैभव गायब हुआ था उस दिन की उसके मोबाइल फोन की लोकेशन मुंबई के उपनगर दहिसर की लाभदर्शन इमारत के आसपास की पाई गई थी। वहां उसके जाने की क्या वजह हो सकती थी? जांच टीम यह जानने के लिए उसके घर गई तो घर वाले इस बारे में कुछ खास नहीं बता सके, लेकिन जब इस टीम ने किसी महिला से संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसी इमारत में रहने वाली ज्योत्सना मोरे से वैभव के मधुर संबंध थे। उसके घर भी उसका खूब आना जाना था। पुलिस ने जब ज्योत्सना मोरे से पूछताछ की तो उसने यह तो स्वीकार कर लिया कि पड़ोसी होने के नाते वैभव का उसके घर आना जाना था, लेकिन न तो उससे कोई गलत संबंध थे, न उसे उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ पता है। इमारत में ईर्ष्या करने वाले लोगों ने उसे बदनाम करने के लिए उसका नाम वैभव के साथ जोड़ दिया होगा। पुलिस ने ज्योत्सना मोरे को गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन वह संदेह के घेरे में आ गई थी, इसलिए उसका मोबाइल अपने पास रखने के साथ इस हिदायत के साथ घर जाने दिया कि वह पुलिस को बताए बिना मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद पुलिस ने ज्योत्सना के बारे में पता लगाना शुरू किया। जुटाई गई जानकारियों के आधार पर पुलिस को ज्योत्सना मोरे के बारे में जो पता चला वह चौंकाने वाला था। पुलिस को उसके नंबर की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर उसने वैभव के गायब होने वाले दिन कई बार बात की थी। उस नंबर वाले फोन की लोकेशन भी उसी जगह की पाई गई थी जहां की वैभव के मोबाइल फोन की मिली थी। ज्योत्सना के भी मोबाइल फोन की लोकेशन वहां की थी। तीनों मोबाइल फोनों की लोकेशन एक जगह की मिलने की वजह से ज्योत्सना मोरे संदेह के घेरे में आ गई। यह संदेह तब और गहरा गया जब पुलिस ने उससे उस नंबर के बारे में पूछा तो उसने साफ कहा कि वह उस नंबर के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। जबकि उस नंबर पर उसकी लगातार बातें हो रही थीं। पुलिस को अब तक यह भी पता चल चुका था कि दहिसर की लाभदर्शन इमारत में उसका मायका था। साफ था ज्योत्सना ने ही वैभव को वहां बुलाया होगा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। 20 दिसंबर 2014 को इंस्पेक्टर महादेव कदम ने सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति में जब ज्योत्सना से सबूतों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने वैभव की हत्या का अपना अपराध तो स्वीकार कर ही लिया, उस मोबाइल नंबर के बारे में भी बता दिया जिसके बारे में वह अनभिज्ञता प्रकट कर रही थी। वह मोबाइल नंबर ज्योत्सना के पुराने प्रेमी प्रकाश पाटिल का था। उसी के साथ मिलकर उसने वैभव आचरेकर को ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर इंस्पेक्टर महादेव कदम ने उसी रात उसके साथी प्रकाश पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया था। थाने में दोनों से की गई पूछताछ में वैभव आचरेकर की हत्या की जो कहानी सामने आई वह प्रेम त्रिकोण में की गई हत्या की थी। 34 वर्षीय प्रकाश पाटिल महाराष्ट्र के जनपद पालघर की तहसील वसई के गांव जूचंद्र का रहने वाला था। उसके पिता रामचंद्र पाटिल गांव के सुखी संपन्न किसान थे। बीए करने के बाद प्रकाश नगर महापालिका में ठेकेदारी करने लगा था, जिससे उसे ठीक ठाक आमदनी हो रही थी। जिन दिनों वह बीए कर रहा था उन्हीं दिनों साथ पढ़ने वाली ज्योत्सना से उसे प्यार हो गया था। ज्योत्सना भी उसे प्यार करती थी, इसलिए दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह शादी नहीं हो पाई। प्रकाश के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी।
तो ज्योत्सना के घर वालों ने भी उसकी शादी मुंबई के रहने वाले अमित मोरे से कर दी थी। दोनों ही अपने अपने घर संसार में सुखी थे। प्रकाश जहां 2 बेटियों का बाप बन गया था, वहीं ज्योत्सना भी एक बेटे की मां बन चुकी थी। लेकिन जब कई सालों बाद बिछड़े हुए प्रेमी एक विवाह समारोह में मिले तो इनका प्यार एक बार फिर उमड़ पड़ा। गिले शिकवे दूर करने के बाद प्रकाश और ज्योत्सना ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए थे। फोन पर बातचीत करते करते धीरे धीरे दोनों एक बार फिर पुराने रंग में रंग गए। ज्योत्सना पति अमित मोरे और बेटे के साथ मुंबई के डोंगरी में रहती थी। दरअसल वह अपने पति अमित मोरे से खुश नहीं थी। अमित मोरे एक बीमा कंपनी का एजेंट था। वह ज्योत्सना जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी पाकर खुद को धन्य समझ रहा था। इसीलिए वह उसे खुश रखने और उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखता था। पत्नी और बेटे को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। इसी चक्कर में वह यह भूल भी गया था कि सुख सुविधा के अलावा पत्नी को पति का प्यार भी चाहिए। देर रात वह घर लौटता तो बुरी तरह थका होता। खा पी कर वह बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता। सुबह उठता और चाय नाश्ता करके काम पर निकल जाता। उसके पास ज्योत्सना के लिए समय ही नहीं होता था। पति की इसी उपेक्षा से ज्योत्सना अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जिसका फायदा उसी इमारत में रहने वाले वैभव आचरेकर ने उठाया। वैभव आचरेकर और अमित मोरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। यह अलग बात थी कि अमित मोरे ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाता था, जबकि वैभव आचरेकर अपराध की कमाई से मौज कर रहा था। दोनों की दिशाएं अलग थीं, इसके बावजूद उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वैभव कभी अमित मोरे के साथ उसके घर आया तो खूबसूरत ज्योत्सना को देखकर उस पर मर मिटा। कुंवारा होने की वजह से स्त्री सुख से वंचित वैभव ज्योत्सना को पाने की कोशिश करने लगा। उसके हाव भाव से जब उसके मन की बात ज्योत्सना को पता चली तो वह भी उसकी ओर आकर्षित हो उठी, क्योंकि वह यही तो चाहती थी। धीरे धीरे ज्योत्सना वैभव की ओर खींचने लगी। फिर तो वह स्वयं को संभाल नहीं सकी और वैभव की बाहों में समा गई। ज्योत्सना को वैभव की सशक्त बाहों का सुख मिला तो वह अमित मोरे को भूलकर उसी की हो गई। उसे जब भी मौका मिलता वैभव को अपने फ्लैट पर बुला लेती। पहले तो वैभव ज्योत्सना के बुलाने का इंतजार करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब भी उसका मन होता वह खुद ही ज्योत्सना के फ्लैट पर पहुंच जाता। धीरे धीरे वह ज्योत्सना को प्रेमिका कम पत्नी ज्यादा समझने लगा। लेकिन जब ज्योत्सना की मुलाकात उसके पुराने प्रेमी प्रकाश से हुई तो वह वैभव से किनारे करने लगी। अपराधी प्रवृत्ति के वैभव को ज्योत्सना का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे जब जैसी जरूरत पड़ती थी वह ज्योत्सना को उसी हिसाब से इस्तेमाल कर लेता था। यह बात ज्योत्सना को पसंद नहीं थी। प्रकाश से मिलने के बाद वह वैभव से संबंध नहीं रखना चाहती थी। ज्योत्सना जब वैभव की मनमानियों से तंग आ गई तो उससे मुक्ति पाने के लिए परेशान रहने लगी। जब उसकी परेशानी के बारे में प्रकाश पाटिल को पता चला तो उसने ज्योत्सना के साथ मिलकर वैभव को अपने बीच से निकाल फेंकने की खतरनाक योजना बना डाली। लेकिन वैभव मजबूत कदकाठी और अपराधी प्रवृत्ति का युवक था, इसलिए उससे सीधे निपटना ज्योत्सना और प्रकाश के वश की बात नहीं थी। इसलिए प्रकाश ने अपनी योजना में अपने एक दोस्त माइकल को भी शामिल कर लिया। योजना के अनुसार ज्योत्सना 19 अगस्त 2014 को अपने मायके दहिसर आ गई। वहीं से उसने वैभव को फोन करके मिलने के लिए वसई के रेलवे स्टेशन नायगाम बुलाया। 20 अगस्त 2014 की सुबह वैभव अपने घर वालों को बताए बगैर ज्योत्सना से मिलने नायगाम पहुंच गया। 10:30 बजे वैभव नायगाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पहले से ही इंतजार कर रहे प्रकाश और माइकल ने उसे पकड़ लिया।
दोनों खुद को पालिका इंस्पेक्टर बताकर वैभव को पूछताछ के बहाने नायगाम पूर्व मित्तल क्लब हाउस के पास ले गए। वहां पहुंचकर प्रकाश पाटिल और माइकल ने वैभव की यह कर पिटाई शुरू कर दी कि वह डोंगरी में रहने वाली ज्योत्सना मोरे को परेशान करता है और उसे धमकी देकर बिना उसकी मर्जी के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। प्रकाश पाटिल और माइकल ने वैभव की इस तरह पिटाई की कि थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद प्रकाश पाटिल ने वैभव के गले में रस्सी डालकर कस दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वैभव को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश एक चादर में लपेटी और रात में ही माइकल की मारुति कार में रखकर उसे ठिकाने लगाने के लिए मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर चल पड़े। रात 12 बजे के आसपास वे मनोर के पास बह रही नदी के पुल पर पहुंचे। उन्होंने लाश कार से निकाली और तलाशी में उसका सारा सामान निकालकर लाश को नदी में फेंक दिया। लाश ठिकाने लगाने के बाद प्रकाश ने फोन करके ज्योत्सना को वैभव की हत्या के बारे में बता दिया। अगले दिन वैभव की लाश किसी मछुआरे के जाल में फंस गई तो उसने इस बात की जानकारी थाना मनोर पुलिस को दी। पुलिस ने शव बरामद करके शिनाख्त कराने की कोशिश की। शिनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम के बाद थाना मनोर पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। वैभव की हत्या से ज्योत्सना तो खुश थी ही, प्रेमिका को खुश करके प्रकाश भी खुश था। जिस तरह प्रकाश ने वैभव को अपने रास्ते से हटाया था, उसका सोचना था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। 4 महीने बीत गए तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब वह बच गया। लेकिन पुलिस खोजते खोजते ज्योत्सना तक पहुंच गई तो वैभव आचरेकर की हत्या का रहस्य खुल गया और वह भी पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रकाश के दोस्त माइकल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वैभव की हत्या का मुकदमा प्रकाश पाटिल, ज्योत्सना और माइकल के खिलाफ दर्ज करके महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक तीनों अभियुक्त जेल में ही थे।